मिनट वेट करते हैं, फिर चीजें स्टार्ट करते हैं। इन द मीनवाइल जो भी ज्वाइन हो रखे हैं, रुद्र, ओ सॉरी क्या नाम था, कुबेर, कुबेर, हम लोगों ने साइंस के लिए ही काउंसलिंग देने का क्यों सोचा? आगे साइंस लेनी है पक्का? क्यों? हाँ बुला लो। इंटरेस्ट है? हेलो बेटा, किस में इंटरेस्ट है? बायोलॉजी में। आपने क्यों साइंस की ही काउंसलिंग ऑप्ट करी? ओके, स्कूल के अंदर सब्जेक्ट्स चूज हो गए? आपने मेडिकल, और क्यों डॉक्टर बनना? और जयकौर और नायशा, एक एक करके, जयकौर पहले, आपने साइंस की पर्टिकुलर काउंसलिंग को क्यों चूज करा? या ऐसा कुछ है कि सर हम तीनों काउंसलिंग लेंगे, फिर हमें पता चलेगा जिसमें फ्यूचर अच्छा है हम उसकी बात करेंगे? है नहीं, जयकौर? मुझे आगे डॉक्टर बनना है, इसीलिए मैंने साइंस चूज करी थी अभी काउंसलिंग। ओके, नायशा? सर मेरे को इंटरेस्ट है साइंस में, इसलिए। ठीक है, और थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर बिगिन करते हैं। मेरा अल्टीमेटली बाइफिगरेशन करने का रीजन है, और मैं सब कुछ बताऊंगा ऐसा करने का क्या रीजन रहा है, क्योंकि क्यों मैंने साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज अलग रखा और फिर कंफ्यूज्ड वंस रखा, क्योंकि कंफ्यूज्ड वन टेक्निकली बहुत ज्यादा होंगे, और उनसे बातचीत करने में अगर कोई ऑलरेडी ये देख चुका है कि उसको यही सब्जेक्ट लेके चलना है, तो फिर उनको कंफ्यूज क्यों किया जाए, जैसे कि आप लोग एक तरह से मान सकते हैं। चलो खैर, बिगिन करते हैं। आई होप, चलिए चलो, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं, क्यों मैं यहाँ पर किस रीजन की वजह से खड़ा हूं वो बता दूं, और किस पोजीशन की वजह से यहाँ पे खड़ा हूं वो बता दूं। सबसे पहली चीज, आई एम निपुण नैयर, आई एम बीटेक, एमटेक, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा फ्रॉम रेलवेज, अवॉर्डेड फ्रीक्वेंटली। कल भी मेरे नाम का एक आर्टिकल आया था, शायद आप लोगों के ग्रुप पर शेयर हुआ होगा, जिसके बारे में किसी न्यूज ने मेरे बारे में कुछ लिखा। खैर वो चीजें आप लोगों के लिए मैटर नहीं करती, मैटर करती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो है आपके लिए आपका एक सब्जेक्ट चूज करने में मेरा हेल्प करना। तो आई एम सर्टिफाइड काउंसलर, जहां पर काउंसलिंग्स आप लोगों के लिए स्ट्रीम लेवल पर, आगे चलकर करियर लेवल पर आपको क्या सब्जेक्ट लेना है, आप उन सब्जेक्ट्स के थ्रू क्या करियर बना सकते हो, क्या चीज ऑप्ट कर सकते हो, उसका आंसर मैं आपको दे सकता हूं। मेरा ये फर्स्ट सेशन क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ है, तो हम लोग चीजों को स्ट्रीम काउंसलिंग पे पहले रखेंगे, फिर उसके बाद लेटर ऑन स्टेज पे जब आप स्ट्रीम चूज कर लेते हो, आपको पता चलता है कि यहां से हमने क्या जर्नी, क्या रोड मैप चूज करना है, किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कितने एफर्ट्स से प्रिपेयर कर रहे हैं, तब जाकर हम एक कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, और उस कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद हम चीजों को आगे की तरफ मूव करेंगे इन अ वाइब्रेंट वे। अगर मैं यहां पर एफर्ट्स ही नहीं दूं, तो मैं आगे चलकर इंजीनियरिंग, डॉक्टर, रिसर्च या साइंटिस्ट जैसे वर्ड्स यूज नहीं कर सकता। तो क्या आगे रहने वाला है, एक शॉर्ट टर्म में हम लोग लेकर चलेंगे चीजों को, जैसा कि आप लोगों में से जो भी ज्वाइंट है उसने रीजन बताया, ईदर दे वांट टू बिकम एन इंजीनियर और दे वांट टू बिकम अ डॉक्टर, या बहुत सिंपल सा आंसर दिया कि सर हम लोगों को साइंस पसंद है, साइंस हमें इंटरेस्टिंग लगती है, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है, या हम सोच रहे हैं इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करने के लिए, बट कहीं ना कहीं हम डायरेक्शन लेस हैं कि हम आगे चलकर क्या करने वाले हैं, और जो करना है उसके लिए क्या एफर्ट्स लगने हैं ये भी पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई ग्रेप्स, it is very easy to point out these are good grapes, but it becomes quite difficult when it is a point
कि हमें वो ग्रेप्स को स्नैच करना है। ठीक है ना। तो यहां पर हम सबसे पहले साइंस की बात करें तो साइंस को हम लोग 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला ए एंड बी, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। जब हम बात करते हैं मेडिकल की तो इसमें पीसीबी, साथ में मैथ्स, बायोटेक, फिजिकल एजुकेशन और फिर इंग्लिश एज अ लैंग्वेज आ जाता है। ये 5 ऑप्शंस होते हैं। आपके स्कूल वाले एडिशनल दे दें, 6 ऑप्शन दे दें, वो एक अलग बात है। लाइकवाइज नॉन मेडिकल में पीसीएम, साथ में कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बायोटेक, फिजिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड फिर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट देते थे। हम लोगों के लिए एक थर्ड लाइन और कह सकते हैं सेफेस्ट लाइन होती है पीसीबी प्लस एम और साथ में इंग्लिश। ऐसा क्यों कि सर if we are not able to sail this boat, we'll jump on this boat. If we are not able to sail this boat, we will jump on this boat. अल्टीमेटली किसी ना किसी लिए से, किसी ना किसी पैटर्न से हम एग्जीक्यूशंस ले आएंगे और डेफिनेटली जायज बात भी। मैं आप लोगों में से सबसे क्वेश्चन पूछूं, कितनों को एग्जैक्टली बताया गया था कि 10th क्लास में यू हैव अ चॉइस टू चूज योर सब्जेक्ट्स? 10th में, 11th में नहीं, 10th के सब्जेक्ट्स मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी। एक आध, अदरवाइज किसी के भी स्कूल में नहीं। तो 9-10th की जर्नी में, 6 से लेकर 10th तक की जर्नी में सब्जेक्ट्स को अरेंज किया जाता है इस तरीके से कि हर एक का मेंटल स्किल डेवलप हो। आपके लिए मैथ्स कहीं पर काम नहीं आने वाली, लेकिन सब जगह काम आने वाली। कहीं पर ट्रिग्नोमेट्री काम नहीं आने वाली, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंसेस अमूमन हर कोई बच्चा, हर कोई बड़ा इंसान, हर कोई सीनियर इंसान, हर कोई घर में काम करने वाला इंसान यूज करता है। आप लोग बड़े बड़े पोल्स देखते हो, पोल्स के साथ रस्सियां देखते हो, कोई रस्सियां टेढ़ी भी स्लांट में लगाई जाती हैं। चलो दशहरा देखते हो, रावण खड़ा होता है, उसके साथ रस्सियां लगाई जाती हैं। वो सब कहां पर लगनी है, किस तरीके से एक के ऊपर प्रेशर कम लगे, एक पे ज्यादा लगे, एक पे फोर्स कम लगे, एक पे ज्यादा लगे, वो सब हाइट एंड डिस्टेंसेस है। बस जस्ट जो लगा रहा होता है वो हिट एंड ट्रायल मेथड से होता है। और वहीं पर हिताक्षी अगर इंजीनियरिंग करके पहुंच जाए, रुको रुको मैं यहां पर एंगल मेजर करती हूं, एग्जैक्टली इस एंगल पे यहां पर रस्सी बांधना, इतनी लंबी रस्सी बांधना, तब जाकर ये एक्यूरेट बंधेगा। वो हिट एंड ट्रायल पे कर रहे होते हैं, कभी आगे कर रहे होते हैं, कभी पीछे कर रहे होते हैं, कभी दाएं कर रहे होते हैं, कभी बाएं कर रहे होते हैं, और आप एक्यूरेट पैरामीटर्स, एक्यूरेट मेजर्स के साथ काम कर देते हो। तो कहीं ना कहीं यूज आता है। साइंस क्यों पढ़ाई जाती है? हर एक चीज, आप लोग 3 इडियट्स मूवी ले लो, सबने देखी होगी। उसके अंदर बेसिक सा एग्जाम्पल था आप लोगों का, सॉल्ट सोल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, सबने देखा वो सीन। तो वो सॉल्ट सोल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा तभी जानोगे, वरना तो क्या कहोगे, वाह कोई जादू हो गया, है ना। अक्सर अब तो बहुत सारी शॉर्ट्स, बहुत सारी वीडियोस में आ जाता है कि आप लोग हरिद्वार गए, वहां पर जेमस्टोन्स लेने की कोशिश करी, और वो क्या करता है, जेमस्टोन पकड़ता है, आपके हाथ में रखता है, पानी डालता है, और पानी का कलर चेंज नहीं होता। वो कहता है यार ये जेमस्टोन आपके लायक नहीं है। दूसरा रखता है, पानी डालता है, फिर कलर चेंज नहीं होता, वो कहता है जेमस्टोन आपके लायक नहीं है। तीसरा पत्थर रखता है, ऑल ऑफ अ सडन पानी डालता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, कहता है ये आपके लायक है। देयर आर 2 ट्रिक्स। जेमस्टोन के ऊपर या तो बेस लगा दिया जाए, नहीं तो अपने हाथ पर बेस लगा दिया जाए, और फिर जब पानी लाया जाए या फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन लाया जाए या लिटमस सॉल्यूशन लाया जाए,
तो डेफिनेटली इट विल चेंज कलर, करेगा ना। तो कलर तो चेंज हो जाएगा। कहां से आया? साइंस से, नहीं तो कहां से आता? भगवान से, है ना। तो देयर आर ईच एंड एवरीथिंग अलाइंड इन अ वे, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बस जो बच्चा, जो स्टूडेंट उस पाथवे से निकलता है, पढ़ाई के पाथवे से निकलता है, वो धीरे धीरे चीजों को सिंप्लीफाई करने लग जाता है। अगर वो सिंप्लीफाई नहीं करता तो उसके लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड रहती हैं। अगर हम लोग रूरल एरियाज की बात करें, किसी की डेथ होती है, लोगों को पता नहीं होता क्या रीजन रहा डेथ का। कोई कहता है ये रीजन रहा, पेट दर्द रहा, उसने गलत खा लिया, उसके ऊपर कुछ ऐसा हो रखा था, वगैरह वगैरह वगैरह। बट वहीं पर अर्बन एरियाज में आ जाए और उसके पास मेडिकल असिस्टेंस हो, तो वो डिटेक्शंस दे देते हैं, हाँ इसको पहले ये हुआ था, इसकी वजह से ये हुआ था, इसकी वजह से ये हुआ था, इसकी वजह से ये हुआ था। तो साइंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई करने का। क्यों सिंप्लीफाई करती है लाइफ को? क्योंकि हम अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस में उलझे नहीं होते जिनका हमें आंसर्स नहीं पता है। कहते हैं ना, हमें वो चीज करनी चाहिए जिसका हमें सोल्यूशन पता हो, हमें आगे का फ्यूचर पता हो, या जिसका मैकेनिज्म पता हो। तो वहां पर साइंस आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी के मैकेनिज्म्स देती है। अब यहां पर जरा वापस आते हैं। हमने बात क्यों शुरू करी थी कि आपको 10th तक जो भी 5 सब्जेक्ट्स दिए गए थे, वो 5 सब्जेक्ट्स ये मानकर दिए गए थे कि लाइफ के जितने भी चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को आप कॉन्क्रीट ढंग से, सही तरीके से निकाल सको। आप किसी भी जगह पे खड़े हो तो पीपल कैन नॉट फूल यू, पीपल कैन नॉट मेक मनी आउट ऑफ यू इन अननेसेसरी वे। तो इसलिए वो चीजें सिखाई जाती हैं, चाहे वो आपका पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आपका सोशल सर्कल हो, चाहे वो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी हो। मैं एज अ लेमन इंसान जिसने कभी 9th-10th की एसएसटी नहीं पढ़ी हो, उसको तो पता ही नहीं होगा प्रेसिडेंट कौन होता है, या प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, या उसकी पावर्स क्या होती हैं, या उसको कैसे अडेप्ट करते हैं, किस तरीके से होता है, और इंडिया में कल्चर क्या है एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को चूज करने का। बट वेन वी आर अवेयर, 9th-10th की बहुत बेसिक सी कहानी है, उसने हमें इतना तो बता दिया ना कि प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है। तो 10th तक की जर्नी तो बहुत सिंप्लीफाइड होती है आपके मेंटल लेवल को डेवलप करने के लिए। बेशक सिर्फ जिसको लिखना या पढ़ना आता है उसको बोल दिया जाता है लिटरेट कैटेगरी में, लेकिन सही मायने में जिस बच्चे का 10th या 10th तक का सिलेबस उतना क्लियर है कि वो मेंटल एबिलिटीज को स्ट्रेंथन कर सके, तो बोला जाता है दैट ही इज अ लिटरेट पर्सन। बट कहानी वहां पर पूरी नहीं होती, वहां से शुरू होती है। द मोमेंट यू आर गोइंग टू क्रॉस योर 10th, आप हर एक दिन अपने करियर की डायरेक्शन में जाएंगे। और सॉरी टू से, यू टर्न नहीं है, लेकिन वो यू टर्न आपकी लाइफ के 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल खराब कर देगा। वो टाइम बहुत जगहों पे बाउंड नहीं होता। एक कोई भी अगर फिलोसोफर यहां पर खड़ा होता ना, वो बोलता अरे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो 92 में प्रेसिडेंट बना, उसकी बात करें तो 62 में प्रेसिडेंट बना। तो एज डजंट मैटर, बट एज डज मैटर। आपके लिए आपकी अचीवमेंट्स एक रीजनेबल एज में डिसाइड होती हैं, क्योंकि हम इंडिया में, कह सकते हो इंडियन सोसाइटी के अंदर है। वहां पर अक्सर बोला जाता है 20 साल हो गए तो जरूर कुछ करियर के लिए कर रहा होगा, 25 साल हो गए तो एक अच्छी जॉब कर रहा होगा, 30 साल हो गए तो मैरिज हो चुकी होगी, 35 साल हो गए तो बच्चा हो चुका होगा, और 45 ईयर्स हो गए तो भाई इतना तो कमा चुका होगा कि अपना घर बना चुका होगा। ये शायद 10th क्लास के बच्चे के साथ डिस्कशन ग्राउंड्स नहीं है, बट आप लोग अपनी फैमिलीज में ये सब कुछ सुनते तो हो ना। तो आज ये बात करने का इंपॉर्टेंट रीजन कहां से बनता है? इंपॉर्टेंट रीजन आता है यू आर जस्ट अबाउट टू क्रॉस क्लास 10th एंड मूव इनटू क्लास 11th. So whatsoever you choose, everything has an opportunity, everything is going to provide you success, but on one condition, you should be 100% efficient. कोई कहता है सर हमारे तो पेपर्स होते हैं और मम्मी बहुत खुश हो जाती है 85% मार्क्स पे, 90% मार्क्स पे, 95% मार्क्स पे।
99% मार्क्स पे। लेकिन वहीं पर मैं आपको एक साइकिल दे दूं और बोलूं आंखें बंद करके चलाओ, कितनी देर चला लोगे? कौन कौन 1 मिनट चला लेगा? आधा मिनट, 20 सेकेंड। चलती साइकिल में आंखें बंद करने को बोलूं तो 10 सेकेंड। बिजी रोड पे बोलूं तो 5 सेकेंड। नहीं चला सकते। फियर है किस चीज का? गिरने का। गिरने से चोट लगने का। चोट लगने से क्या डैमेज होगा? बॉडी। हो सकता है क्या हो जाए? डेथ। यही डर है ना हमारे, फियर्स तो यही है। हमारी लाइफ खत्म होने का फियर है, हमारा हमारे से कुछ निकल कर चले जाने का फियर है, हाथ पैर सिर वगैरह वगैरह। तो ये चीजों के फियर ही हमें वो चीज का रिस्क लेने नहीं देते। एंड वी वांट कि साइकिल चलाते वक्त हम 101% एक्यूरेट रहें। अब यहां पर जयकौर पूछती है सर 101% एक्यूरेट? 100% मैथ्स नहीं आती सर को, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, तो सर 101 क्यों बोल रहे हैं? 101 बोलने का मतलब है 100 तो अपने, और 1% आपको कॉशियस रहना है कि सामने वाला गलती ना कर दे। मैं तो सही चल रहा था, पीछे वाला ट्रक ने मार दिया, तो भैया किसकी गलती? ट्रक की। मैं कहां मिलूंगा अगले जन्म में, है ना? तो वहां पर क्या हो जाएगा? हम लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? हम स्टडीज करते हैं और हम सेटिस्फाई हो जाते हैं 70% एफिशिएंसी, 80% एफिशिएंसी पे, 90% एफिशिएंसी पे। हम ये भूल जाते हैं कि वो 10% इन एफिशिएंसी हमें डेथ नहीं देगी, बल्कि हमें रोज डेथ देगी। ट्रक से लगने पे एक बारी डेथ आएगी, लेकिन अनसक्सेसफुल रहने पे हर रोज डेथ आएगी। और वो हर रोज डेथ ना इतनी अलार्मिंग होगी कि आप चाहकर भी चेंज नहीं कर सकोगे। और फिर दोबारा से इंडियन सोसाइटी आपको अकेले नहीं रखेगी, आपको दुकेले चौकेले कर देगी। यानी यू विल बी पार्ट ऑफ अ फैमिली, और शायद हो सकता है आप लोगों पे कोई डिपेंडेंट हो, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिर पर हो, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और आप डिपेंडेंट नहीं कर सकते किसी को अपने ऊपर या आप सक्सेसफुल नहीं हो, पीसफुल नहीं हो, तो रोज ही दिक्कत होगी ना। यहां पर यह बात करना इंपॉर्टेंट बन जाता है, व्हाट्सोएवर यू चूज। अभी तो हम लोग साइंस के काउंसलिंग पे आए नहीं है। व्हाट्सोएवर यू चूज, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एनीथिंग, इतनी गारंटी देता हूं आपको करियर ऑप्शंस में कमी नहीं रहेगी। चाहे वो साइंस के ऑप्शंस हो, चाहे वो कॉमर्स के ऑप्शंस हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज के ऑप्शंस हो। कमी तब आएगी जब हम 100% एफिशिएंट नहीं। 100% एफिशिएंसी के बाद भी आप 5 मार्क लूज कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट जो आपने एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर रखा है, जो आपने कमांड डेवलप कर रखी है, उस कमांड के पीछे आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। बहुत सिंपलेस्ट वे में अगर मैं अपना एक एग्जांपल रखूं, मेरी बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, मेरी मास्टर्स है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है मेरा रेलवेज का, वो भी टेक्निकल में। इफ आई वुड हैव बीन अ टीचर फ्रॉम डे वन, आई वुड हैव बीन अ टीचर ऑफ फिजिक्स एज पर माई क्वालिफिकेशंस। बट क्लास 12th में उसके बाद जिनसे मैं पढ़ा हूं, वहां पर जो मुझे मिला है और उसके बाद जो मैंने प्रैक्टिस करी है, चाहे असाइनमेंट्स के फॉर्म में, चाहे किसी को पढ़ाकर, चाहे कैसे भी, आई हैव अचीव्ड अ गिल्ट फ्री सब्जेक्ट कॉल्ड केमिस्ट्री। आई माइट हैव अ गिल्ट इन फिजिक्स, कोई मेरे पास फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आता, शायद मेरे पास कोई डाउट रह जाता, वी आर टीचर्स आर ह्यूमंस ऑल्सो, हमें भी रह सकता है कि यार ये वाला क्वेश्चन का आंसर हम कल देंगे। वो चीज फिजिक्स में रहती, केमिस्ट्री में नहीं रहती, इररिस्पेक्टिव ऑफ माय क्वालिफिकेशन। ऐसा नहीं है मेरी न्यूक्लियर केमिस्ट्री मेरे क्वालिफिकेशन को सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल करती है। लेकिन मैं जो गिल्ट फ्री डे वन से था, वो मैं था केमिस्ट्री के अंदर। और केमिस्ट्री के साथ चलते हुए आई हैव जस्टिफाइड माई सेल्फ एंड माई पोजिशन। कहने का मतलब क्या है कि एक इंजीनियर और एक टीचर कहीं लेना देना नहीं है।
आप अपने स्कूल के अंदर किसी भी टीचर से उनकी क्वालिफिकेशन पूछोगे, डिस्कस करोगे प्यार से, एक ऐसे वे में जहां पर आप कुछ मांग रहे हो, कुछ पूछ रहे हो, ऐसे वे में नहीं कि उनको लगे ये टॉन्ट मारने वाला मेरी क्वालिफिकेशन के नाम पर। तो भी आपको किसी भी स्कूल के अंदर किसी भी जगह पर बीटेक एमटेक एज अ टीचर शायद मिले, 1% मिले। बट टीचर इसलिए खड़े हैं, और एफिशिएंट टीचर खड़े हैं, आप लोगों के भाई बहन सिबलिंग्स वगैरह पढ़े हैं, इसलिए खड़े हैं क्योंकि आपने अपने सब्जेक्ट के अंदर 1000% कमांड दी है। सेम गोज विद यू पीपल। राइट नाउ आपके मन में डॉक्टर है, आपके मन में इंजीनियर है, मैं यहां पर इन दोनों की ही सब फील्ड्स निकालूंगा ना, तो कम से कम 50 सब फील्ड्स निकाल दूंगा। वहां पहुंचने के लिए, वहां बेस्ट होने के लिए जो रोड मैप है, वहां पर 100% बेस्ट होना जरूरी है। उसके बाद जो आप पकड़ते हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पकड़ो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पकड़ो, चाहे आप एमबीबीएस इन ऑर्थोपेडिक्स पकड़ो, चाहे गायनोकोलॉजिस्ट पकड़ो, चाहे कोई और भी चीज पकड़ो, उसमें बेस्ट तब कर पाओगे जब इस एफर्ट को, इन 2 सालों को आप जी पाओगे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। आप लोगों में से स्टडिंग आवर्स कितने कितने हैं? कुबेर, बैठते हो एक साथ कांस्टेंट फोकस करके? यहाँ डेविएशन होती है, ऑनेस्ट बात करनी है यार, कोई कहीं पर यहाँ पे मेडल नहीं मिलने वाला, और ना ही मैं देने वाला हूँ। 11th में मेडल दूंगा, 10th में तो बाकी देंगे। हाँ, 1 घंटा। उसके बाद फिर क्या करते हो? फिर उसके बाद दोबारा से बैठते हो। हिताक्षी, 2 आवर्स, फिर 2 आवर्स, फिर 2 आवर्स, 2 आवर्स। अगरता, सर 2 आवर्स के बाद और सर 2 hours। नायशा, सर 1.5 आवर। 1.5 आवर। देखो, आप लोगों में से 2 आवर्स 1.5 आवर आप लोगों ने बोला, विच इज क्वाइट गुड। मेरे हिसाब से तो शायद मेरा जो सा टाइम था बैठने का वो था 45 मिनट्स, बट मैंने उसको किस तरीके से कैपिटलाइज करा था, हमेशा 3:1 की रेशियो। इफ यू आर 100% फोकस्ड ऑन योर स्टडीज, आप पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग एफर्ट दे रहे हो बैठकर, और आप 45 मिनट पढ़ रहे हो, यू हैव अ राइट टू एंजॉय फॉर 15 मिनट्स। अगर आप 1.5 घंटा इजी जी रहे हो, you have a right to enjoy half an hour. And likewise, if you are doing good in 3 hours, 1 घंटा आपको enjoy करने का मिलता है। ये थॉट प्रोसेस से आपने अपने आप को बिल्डअप करना है। और बिल्डअप पता है क्या करना है? क्योंकि आप लोग जो पाथ लेके जाने वाले हो उसके बारे में जब मैं बताऊंगा, तो इट विल रिक्वायर अनकंडीशनल, कंप्लीटली फोकस्ड सेल्फ स्टडी ऑफ नियरली 4 hours इन अ सिंगल ट्रॉट। हर बार बैठो तो 4 घंटे के लिए बैठो। क्यों बोल रहा हूं? ये चीज डेवलप हो जाए तो बहुत सुकून मिल जाएगा। हम लोगों ने बोला हमने एमबीबीएस करनी है, सर्जन बनना होगा, है ना? कभी गूगल पे टाइप करा है लॉन्गेस्ट सर्जरी? कभी अगर आप टाइप करोगे लॉन्गेस्ट सर्जरी, या चलो लॉन्गेस्ट सर्जरी नहीं बोलो, एवरेज सर्जरी टाइमिंग, तो एक 40-45 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, उनको बोलते छोटा ऑपरेशन है। ऐसे बोलते छोटा ऑपरेशन है तो माइनर ऑपरेशन है, टेंशन क्यों ले रहे हो सर, कुछ नहीं होने वाला। आपको तो पूरा एनेस्थेटिक भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपको लोकल एनेस्थेटिक करेंगे, यानी पैर को, हाथ को, सिर को, जहां जहां पर आपको सही करना है। लेकिन अगर उससे ज्यादा बोलें, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, अब हमारे जैसा बच्चा पहुंच जाए जो 2 घंटे बैठता है और उसके बाद मोबाइल फोन उठा लेता है, तो मतलब ऐसा करेगा और गॉसिप करता है, 2 घंटे की सर्जरी अभी कर रहा है, 2 घंटे हो गया यार, बोर हो गया स्ट्रेचिंग करते हुए, रुक यार मैं फोन उठाता हूं। हाँ कुबेर, तू क्या कर रहा है? अच्छा पैर की सर्जरी कर रहा है? हाँ यार मैं हाथ की सर्जरी कर रहा हूँ यार, मैं तो बोर हो गया यार 15 मिनट के लिए, चल चाय पी कर आ रहा हूं मैं। तो हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको जो टास्क दिया गया है दैट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी की लाइफ और डेथ की बात कर रहे हो, दैट बिकम्स प्रायोरिटी, बनती है ना प्रायोरिटी। तो जब पढ़ाई करते हैं तो वो किसकी लाइफ और डेथ होती है? हमारे करियर की।
समझ रहे हो ना? तो वहां पर ये चीजें बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। अब हम लोग अगर अपने कॉन्टेक्स्ट पे वापस आए तो इतना तो समझ में आ गया है, वी बीइंग साइंस स्टूडेंट्स डेफिनेटली हमारे सेटिंग आर्ट्स भी बढ़ने हैं, हमारे एफर्ट्स भी बढ़ने हैं, हमारे फोकस को भी बढ़ाना है, और कहीं ना कहीं सेल्फ पुश भी बहुत जरूरी है। बिना सेल्फ पुश के काम नहीं चलने वाला, क्योंकि 10th तक आप लोग जितना पढ़ते हो, मान लो वी बीइंग टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ाते 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 बोल दें दिस चैप्टर इज कंप्लीट, आप हमारा पढ़ाया हुआ भी उतना कंप्लीट करके चले जाओगे तो यू आर गोइंग टू स्कोर रीजनेबल मार्क्स। बट व्हेन इट कम्स टू क्लास 11th एंड 12th, हम जहां पर पढ़ाना बंद करेंगे, व्हेन वी से चैप्टर इज कंप्लीट, उसके साथ एसोसिएटेड असाइनमेंट्स, क्वेश्चंस, डाउट्स, एमसीक्यूज, सब्जेक्टिव्स, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाते हैं और वहां से पढ़ाई शुरू होती है। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल पर बोल दूं, इन द बेसिस ऑफ 5, 2.5 डिफिकल्टी लेवल विल बी योर क्लास 11th एंड 12th स्कूल का पेपर। 3 on 5 will be first level of entrance called CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि 12th के बाद देना कंपलसरी हो जाएगा। 3.5 level comes NEET, NEET, which is for medical students, medical aspirants. 4 comes for JEE mains. 4.2 to 4.5 comes for BITS Pilani, and 5 on 5 comes for JEE advance. तो ये डिफिकल्टी लेवल है 2.5 से लेकर 5 तक, सीबीएसई से लेकर जेई एडवांस तक, ये पैटर्न है। तो वो पैटर्न कहां कहां कौन सी जगह पर काम आएंगे, द पर्सन हु इज जस्ट थिंकिंग अबाउट मेडिकल्स, उनको सीवीटी, मेडिकल एमबीबीएस के जितने भी पेपर्स हैं, नीट वगैरह के, उनकी बात करनी है या सुननी है। जो बच्चा नॉन मेडिकल वाला है उसको सीवीटी, जेई मेंस, जेई एडवांस, बिट्स, एसआरएम वगैरह के पेपर्स की बात सुननी है। और जो ये बीच का ऑप्शन इधर या उधर, ये इधर या उधर फाइनल रिजल्ट वाला लगाए ना तो समझ में आता है, सर मैंने दोनों पेपर के लिए बेस्ट प्रिपेयर करा है, मेरा पीसीबी भी प्रिपेयर्ड है, मेरा पीसीएम भी प्रिपेयर्ड है, दोनों के अंदर मेरे पास रैंक आएगा एंड आई एम गोइंग टू चूज ओनली वन, तो समझ में आएगा। लेकिन अगर बच्चा बोले सर 3 महीने हो गए मैथ्स में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, चलो बायो तो बचा जाएगी, बायो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, चलो मैथ्स तो बचा जाएगी, दोनों में दिक्कत आ रही है, चलो सर फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिस पे रैंक तो आ जाएगी या सिलेक्शन तो हो जाएगा, तो भैया वो सिर्फ अपने आप को आंखें बंद करके दिन को रात और रात को दिन देखने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हो ना? इफ यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर पीसीएम प्लस डी, it means you have to justify equally for maths and for bio. But then again one important thing is, आप एक के लिए एंट्रेंस की बात कर सकते हो, दोनों की एंट्रेंस की बात करी ना तो भैया दिन में तारे दिख जाएंगे। तो वहां पर क्या रहता है, इफ यू आर गुड एट मैथ्स, गो अहेड विद मैथ्स एंड टेक बायोलॉजी एज अ सीबीएसई। इफ यू आर गुड एट बायोलॉजी, टेक बायोलॉजी and keep maths for CBSE level, जिससे कि आपके स्कूल लेवल पर पीसीएमबी भी रहा, ऑप्शन भी रहा, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पीसीबी रहा और पीछे से बैकएंड पे क्या रहा, मैथ्स रहा, या फर्स्ट ऑप्शन आपका पीसीएम रहा और बैकअप के लिए क्या रहा, बायोलॉजी। तो वील कीप सेकंड सब्जेक्ट एज अ बैकअप, कंसिडरिंग कौन सा हमारा बेस्ट है। समझ रहे हो ना बात को? तो उसके हिसाब से, खैर अब मैं वापस आता हूं, जो हमारी बातचीत होनी चाहिए, डराना तो काफी हो गया है ना। चलिए अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नॉन मेडिकल वालों के लिए, जो मेजरली पीसीएम लेकर चलना चाहते, इफ दे आर एमिंग फॉर इंजीनियरिंग, देन यू मस्ट एम फॉर इंजीनियरिंग फ्रॉम द बेस्ट कॉलेज। अदरवाइज इंजीनियरिंग शादी करवाने का एक इन्विटेशन है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इंडिया में इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं प्राइवेट कॉलेजेस के, कि बेटा बहुत सारे बंदे तो सिर्फ बीटेक स्टैंप के लिए लेकर चलते हैं।
और उसको कहते हैं हम स्टार्टअप खोलेंगे। स्टार्टअप आइडिया कौन सा है पता नहीं, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में आकर ना ऐसे माइंड में फीलिंग आएगी, ऐसा कॉन्फिडेंस है हम तो स्टार्टअप खेलेंगे। और स्टार्टअप होता क्या आदौ को तो पता ही नहीं होता। पता है किसी को स्टार्टअप क्या होता है? किसने बिजनेस को एक अच्छे आइडिया के साथ एग्जीक्यूट करना। तो कोई बंदा अगर 12th के बाद मोमोज भी रेडी पे बेचना शुरू करता है तो वो भी उसका स्टार्टअप होता है। ये अलग बात है वो कैसे आगे उसको एग्जीक्यूट करता है, प्लानर बनाकर जाता है। विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अ विजनलेस स्टूडेंट डूइंग एनीथिंग माइट एंड अप एट अ अनसक्सेसफुल जोन। कल नहीं तो आज, नहीं तो परसों। बट अ स्टूडेंट विद अ विजन, विजन तो 10 से स्टार्ट हो गई। आई एम टेकिंग इंजीनियरिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट इंजीनियर। मैं भी गूगल के सीईओ को अपना आइडल मानता हूं। तो वहां तक पहुंचने के जो एफर्ट्स हैं, जो रोड मैप हैं, जो स्ट्रगल है, जो पाथवे पे टॉर्च जली हुई हैं, उनको पकड़कर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ हर्डल्स, देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ डीमोटिवेशंस, देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ लेस मार्क्स, बट देन अगेन यू नीड टू अलाइव योरसेल्फ एंड मूव फर्दर। तो वहां पर वो जर्नी के अंदर हम जब चलेंगे तो कैसे चलने वाले हैं? तो खैर अगर हम लोग अभी आ जाएं तो नॉन मेडिकल में पीसीएम लेकर जो बच्चा अपने आप को इंजीनियरिंग सोच रहा है तो इंजीनियरिंग होनी चाहिए बेस्ट कॉलेज से, तभी फायदा है, वरना एवरेज कॉलेज या बिलो एवरेज कॉलेज से इंजीनियरिंग का कोई मीनिंग नहीं है। इंजीनियरिंग के बजाय तो बीसीए प्लस एमसीए कर लेंगे। आ रहा हूं, बता रहा हूं। तो पीसीएम की अगर आप बात करते हो, आप सबसे पहले कर सकते हो बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम इंजीनियरिंग बोलते हैं। इसके साथ साथ आप कर सकते हो डीएससी, कंप्यूटर साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप कर सकते हो बीसीए प्लस एमसीए। आप कर सकते हो आर्किटेक्चर, आप कर सकते हो प्लानिंग। जहां पर आप बीटेक की बात करते हो तो फर्स्ट एग्जाम इज जेई मेंस, सेकेंड एग्जाम इज बिट्स, थर्ड एग्जाम इज वीआई ट्रिपल ई, फोर्थ एग्जाम इज एसआरएम, और मेन से अगर क्लियर करा तो आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम आ जाएगा एडवांस। वहीं पर बीएससी की बात करते हो तो वाया सीयूईटी, बीसीए एमसीए की बात करते हो तो देन अगेन ईदर वाया सीयूईटी और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के अपने पेपर, जिसको हम लोग सिंपली सीईटी लिख लेते हैं। आर्किटेक्चर सबसे पहला जेई मेंस का पेपर 2 होता है, फिर नाटा होता है, फिर आर्ट होता है, एंड प्लानिंग का भी जेई मेंस का पेपर होता है। आप कह रहे हैं सर ये क्या चाइनीज की बातें कर रहे हो भैया, साइंस ही पढ़ा दो, मैथ्स पढ़ा दो, ये तो क्या हो रहा है? मैं यहां पर सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लिखकर बैठा हूं। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सबसे पहले आप इंजीनियरिंग पे जा सकते हो, बीएससी आप किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चूज करके उसमें मास्टर्स ले सकते हो, उसके बारे में थॉरो नॉलेज ले सकते हो, और अपने नाम के आगे डीआर भी लगा सकते हो, यानी डॉक्टर। लेकिन वो जो सा डॉक्टर होगा वो किसी को मेडिसिन देने वाला नहीं होगा, वो थीसिस वाला होगा। और उसके आगे अगर आप चलते हो तो बीसीए प्लस एमसीए, दिस इज अ कोर फील्ड फॉर कंप्यूटर्स। यहां पर जैसे सब फील्ड होती है, बीटेक आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हो सकती है, बीटेक आपकी मैकेनिकल में भी हो सकती है, बीटेक आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हो सकती है, बीटेक आपकी एआई बोल दिया मैंने, बीटेक आपकी डाटा साइंस में भी हो सकती है, बीटेक आपकी सीएस में भी हो सकती है, आईटी में भी हो सकती है। उसमें से एक आया बीसीएमसी। आर्किटेक्चर, आई होप आर्किटेक्चर से अवेयर हो गए। प्लीज, बच्चा कंफ्यूज होता है सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर में। सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में फर्क है। आर्किटेक्चर इज व्हाट द पर्सन गिव्स अ डिजाइन अबाउट इट, वही सेम चीज बी डिजाइन या प्लानिंग में भी आती है। तो ये आपका रोड मैप है, ये आपके पेपर्स हैं।
अब पेपर्स में सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, अगर हम इंजीनियरिंग को सोच रहे हैं तो आपको 12th क्लास में सीबीएसई के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंटली 75% लाने हैं। उसके बाद जेई मेंस का पेपर है। इसका सिलेबस अगर मैं बोलूं, दिस विल बी कैरिंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। तो जो बच्चा सोचता है कि 12th 11th तो निकल गई, हो गई, खत्म, टाटा बाय बाय, तो वो 12th जब कर रहा होगा, 12th के बाद जब पेपर देगा तो वो पेपर जो सा है उसमें 11th और 12th दोनों पूछे जाएंगे विद एन इक्वल वेटेज, 50-50। तो चांसेस भी 50-50 है ना। क्या हो गया, डर क्यों गई? इसके साथ साथ अभी तो जोड़ रहा हूं, प्योरली एमसीक्यू बेस्ड पेपर है और साथ में +3 -1, यानी अगर आपने एक ठीक किया तो +3 और एक गलत किया तो -1, जिसमें पेपर टोटल होगा 300 मार्क का। और अमूमन एवरेज जो कट ऑफ आती है, यानी जिसके ऊपर पास माना जाता है, वो 110 मार्क्स रहते हैं। लेकिन अच्छा कॉलेज 180 से 240 मार्क में मिलता है और बेस्ट कॉलेज 240 प्लस पे मिलता है और विंडो टू जेई एडवांस मिलती है। अभी जेई एडवांस की विंडो कैसे है उस पे चलो आएंगे, पहले तो जेई मेंस को खत्म कर लें, डरा लें इसको देखकर। मैं क्यों बार बार डर बोल रहा हूं, क्योंकि डर कंसिस्टेंसी का है। आपको 11th में भी जितना कंसिस्टेंट रहना है उतना 12th में भी रहना है, और 12th में कंसिस्टेंट रहने के साथ साथ 11th को रिकॉल एंड रिवाइज करना है। तो जो अभी ऐसा फियर आ रहा होगा ना, अभी बहुत अच्छा वाला टाइम है, सिलेबस इज कंप्लीट, एवरी टीचर इज सेइंग सर हमारा सिलेबस कंप्लीट है, प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए। बट सबसे बड़ा चैलेंज आता है यार, अप्रैल वाले चैप्टर में क्या करा था याद ही नहीं, मई वाले चैप्टर में क्या करा था बिल्कुल पता नहीं है, अच्छा जून में ये करवाया था सर ने, बिल्कुल भी नहीं ध्यान। तो सोचो ये 9 महीने की जर्नी में आपको फर्स्ट मंथ का, सेकेंड मंथ का, थर्ड मंथ का याद नहीं है, ये जर्नी होगी 24 महीने की। उस 24 महीने की जर्नी में पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना याद रहे, वो कितना बड़ा चैलेंज है या नहीं है? तो वहां पर उस चीज को कैसे अचीव करेंगे, कैसे संभाल कर रखेंगे, दैट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी। एंड सिंस इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, तो 11th में भी अच्छे से पढ़ना है, 12th में भी अच्छे से पढ़ना है, और 12th के अंदर 11th का रिकॉल बहुत जरूरी करना है, बार बार करना है। समझ में आ रही है ना? तो कंसिस्टेंसी इज द चैलेंज। चैलेंज इज नॉट टू डू योर सब्जेक्ट्स, टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स, टू रिवाइज और टू प्रैक्टिस। इतना होता ना सर, एक चैप्टर हुआ इसका टेस्ट ले लो ना, खत्म करो, फिर दूसरा, फिर खत्म, फिर तीसरा, फिर खत्म, कितना अच्छा लगता है। बट एंड पे जब आएगा 24 महीने के बाद 11th पूछी जाएगी और सबसे पहले चैप्टर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू प्रेडिक्ट पेपर्स, ठीक है ना। बोर्ड का पेपर आता है तो एक ब्लूप्रिंट आ जाता है, ब्लूप्रिंट में लिखा होता है, सर ने भी मार्क कर दिया, मार्किंग स्कीम, सर ये 7 मार्क का चैप्टर है, ये 5 मार्क का चैप्टर है, 3 मार्क का चैप्टर है। देयर कुड बी अ प्रोसेस कि इस पूरे सिलेबस में से पहले चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आए, तीसरे चैप्टर में 3 क्वेश्चन आए, चौथे चैप्टर में कोई क्वेश्चन आए, पांचवें चैप्टर में कोई क्वेश्चन आए, छठे चैप्टर में फिर 4 क्वेश्चन आ जाए। कैन नॉट प्रिडिक्ट, प्लस डिफिकल्टी भी हाई। और डराऊं? ऑनलाइन वाले डरो तो नहीं? चलो डराते हैं। जेई मेंस का पेपर 2 बार होता है साल में, जहां पर फर्स्ट पेपर होगा जनवरी में, फिर आपके होंगे बोर्ड के एग्जाम्स। 12th वाले की बात कर रहा हूं, यानी 2027, ठीक है, मार्च में। और फिर होगा अप्रैल के अंदर पेपर 2। तो जो बच्चा सोच रहा है 2 साल, वो सोचे यू हैव 18 मंथ्स। क्यों? क्योंकि जब पेपर जनवरी में है तो दिसंबर तक तो सब कुछ होना चाहिए ना। ये कह रहे सर मार्च में, अप्रैल वाला भी तो है, तो बेटा जनवरी में आपका पेपर,
फिर फरवरी मार्च के अंदर आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस, फिर अप्रैल पहला हफ्ता सामने आ गई। तो वहां पर जनवरी से पहले ही सब कुछ होना चाहिए, तभी आप ये चीज को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां की जर्नी में, यहां पहुंचने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले, क्योंकि मेरी बातचीत ही इसी बात से शुरू हुई थी, आपका 100% एफिशिएंट होना, आपका कंसिस्टेंट होना, आपका फोकस्ड होना, आपका 4 घंटे 5 घंटे बैठकर पढ़ना। समझ में आ रहा है वो 4 घंटे क्यों बैठकर पढ़ना पड़ता है? क्यों 4 घंटे चाहिए? 2 घंटे प्रेजेंट के लिए और 2 घंटे पिछली 11th के लिए, 3 घंटे प्रेजेंट के लिए, 1 घंटा 11th के लिए। एंड सॉरी टू से, हियर 11th एंड 12th आर इंटरलिंक्ड। 11th का कॉन्सेप्ट 12th में यूज होगा। कह सकते हो ये इंग्लिश है, फर्स्ट क्लास में जो ABCD सीखी थी वही 5th क्लास में सेंटेंस बनवा रही है, वही 7th क्लास में पैराग्राफ बनवा रही है, और वही 12th क्लास में कह रही है पूरी बुक लिख के दिखाओ। ऐसे ही तो है ना जर्नी, जुड़े हुए हैं ना सब कुछ। तो यहां पर 11th एंड 12th पूरी जुड़ी हुई है, और केमिस्ट्री सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है। क्यों? आपकी फिजिक्स और मैथ्स उठाओ, यूनिट 1 कोरली 11th में, इसका 5% यूज होगा 12th में। यूनिट 2 पूरा का पूरा 11th में, इसका 5% यूज होगा 12th में। यूनिट 3 12th में, यूनिट 4 12th में, यूनिट 5 12th में केमिस्ट्री। यूनिट 1 उसमें 4 चैप्टर, 2 चैप्टर 11th में, 2 चैप्टर 12th में। यूनिट 2 2 चैप्टर 11th में, 2 चैप्टर 12th में। यूनिट 3 2 चैप्टर 11th में, 2 चैप्टर 12th में। इसका मतलब जिसने 11th को डुबोया, केमिस्ट्री ने उसको डुबोया। समझ रहे हो? तो 12th में आकर इंपॉर्टेंट बन जाता। आप अगर कभी सपोज मेरी क्लास या मेरे साथ केमिस्ट्री के सेशन या मेरी कभी वीडियो भी देखोगे, तो वहां पर परफेक्टली बोला जाता है 11th क्लास के अंदर, बच्चे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर क्लास 11th बट टू बिल्ड अप योर बेस इन क्लास 12th। तो एक तो वैसे ही इंटरकनेक्शन है 11th एंड 12th का, आपको अपने गोल के लिए प्रिपेयर करना है, वेयर CBSE इज इंपॉर्टेंट and JEE Mains is most important. You need to balance things. You need to justify things. If a student decides that they are not going to prepare for JEE Mains, they're not going to prepare for any entrance exams, they can feel free and justify their class 12th in class 12th. But 12th के बाद करोगे क्या? आपको एंट्रेंस तो कोई ना कोई देना ही पड़ेगा। और इंजीनियरिंग अच्छी जगह से करी तो वैल्यूएबल है, या तो इंजीनियरिंग का सपना छोड़ देंगे और यहां आ जाएंगे। यहां हम आना नहीं चाहते, यहां हम आएंगे नहीं, तो यहां आएंगे, और यहां जस्टिफाई करने के लिए 11th एंड 12th बहुत जरूरी है। मैं प्लीज डराने की बात नहीं कर रहा हूं, बट उस तरीके से हाथ पकड़ने की बात कर रहा हूं जहां पर आप भी हाथ पकड़ाना चाहें। यू पीपल नो हाउ difficult or how scary the blank road is. I'll definitely be your torch bearer. मैं जरूर टॉर्च जलाकर चलूंगा, आपके साथ चलूंगा, बट इंटेंट आपका होगा, आप चलना चाहोगे। आप वहीं पे रुके हुए हो, भाई चल नहीं चलना, चल नहीं चलना, तो काम कैसे होने वाला? आप चलना चाहोगे तो हो सकता है आप बोलो सर मैं चल रहा हूं, चलो ना। ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये सब कुछ कहां पर रिलेट करता है? आपकी स्टडीज के साथ। अगर आप केपेबल हो, डिजायरफुल हो, इंटेंटफुल हो, सेल्फ पुश्ड हो कि हाँ मुझे आज के दिन में तो 100 क्वेश्चन करना है, एंड यू हैव ओनली 25 क्वेश्चंस, तो सबसे पहले किसको मैसेज करोगे? मुझे। सर 75 क्वेश्चन भेजो, मेरा कोटा पूरा करना मुझे, हाँ या ना? और वहीं पर मैं 100 क्वेश्चन भेजूं और आप करो ही 5, फिर कैसे काम चले? तो यहां पर ये जर्नी अचीव होती है, और बहुत लोग अचीव करते हैं और बहुत अच्छे से अचीव करते हैं। बहुत सारे रैंक्स निकले हैं। AIR 87 मैंने खुद प्रोड्यूस करवाया है। मैं सिर्फ केमिस्ट्री देखता था उसकी, लेकिन फिजिक्स एंड मैथ्स सिर्फ पाथवे बताकर, भाई तू ये पढ़ रहा है ना जहां से भी, इसको इस तरीके से कर, इसको इस तरीके से कर, रैंक 87 निकला। और ऑल इंडिया रैंक 87 जेईई एडवांस में राघव, उसके बाद सक्षम, अनिरुद्ध, अधिराज, ये सब हैं टॉप 100 रैंक्स के अंदर। तो सब निकलते हैं,
कैसे निकलते हैं? सिर्फ मेहनत से। और ये बड़ा मत देखो कि हाय 11th एंड 12th का पूरा सिलेबस, ये देखो ये चैप्टर करा ना आज तो ये 100% है, अगला चैप्टर करूंगा तो 100% है, उससे अगला चैप्टर करूंगा तो 100% है। देयर इज वास्ट करियर इन द टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग। आप कोई भी इंजीनियरिंग की फील्ड को ऑप्ट करोगे अपने आप बहुत बढ़िया करियर मिलेगा। हम तो चलिए टेक्नोलॉजी पे रहे हैं, बस फर्क रह गया है कि मोबाइल फोन सामने से हाथ निकालकर हमें खाना नहीं खिलाता, वरना तो शॉर्ट्स देखते देखते ही हम खाना खाते हैं। तो वी आर टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट, समझ रहे हो ना? हर एक चीज में हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुके हैं। तो जब हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुके हैं तो हम अगर पार्टिसिपेट करेंगे टेक्नोलॉजी को इनोवेट करने के लिए, हम बनेंगे पार्टिसिपेट करेंगे टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और आगे जाएगी। और किसका नाम होगा? होगा ना, एप्पल खाकर फेंक दिया किसने? अरे एप्पल का आपका कौन था? चलो ये वाला सही है, एप्पल न्यूटन वाला, बट मैं एप्पल फोन वाला बोल रहा हूं, स्टीव जॉब्स ना। तो वहां पर टेक्नोलॉजी कहां से शुरू हुई, बिल गेट्स की टेक्नोलॉजी कहां से शुरू हुई, ये किसी को नहीं पता। लेकिन जब शुरू हुई, सक्सेसफुल हुए, तो सबको पता है टेक्नोलॉजी कितनी छोटी और कितना बड़ा कुछ है। यू पीपल अंडरस्टैंड द पावर। Amazon, फ्लिपकार्ट यूज करते हो हफ्ते में एक बार दो बार, क्या कट डाउन कर दिया? ऑफलाइन बिजनेस। टेक्नोलॉजी वाला तो ऑन करना शुरू हो गया ना, हर एक का अनसेड कंपटीशन शुरू हो गया। किसके साथ? ऑनलाइन मार्केट के साथ। हम भी आज पढ़ रहे हैं, हम भी आज बात कर रहे हैं, दिस सेशन शुड हैव बीन सोनली ऑफलाइन इफ वी वर नॉट यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी। राइट नाउ इफ वी आर केपेबल ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो हमारे साथ ऑनलाइन भी तो बैठे हुए ना। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन तो है हम, और इससे ज्यादा ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन होंगे। और क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन होंगे तो कहीं ना कहीं ये सारा कुछ आएगा। अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन के ऊपर हमारी इंपॉर्टेंस कहां आती है? यहां पर कुबेर कह रहा है सर अब तो सारे के सारे रोबोट्स आ जाएंगे और हम सबको रिप्लेस कर देंगे। रोबोट्स को फंक्शनिंग कौन देगा? हाँ, रोबोट्स की प्रोग्रामिंग कौन करेगा? ह्यूमन ही करेगा ना। और वो ह्यूमन अगर बढ़िया होगा तभी तो रोबोट्स को काम बढ़िया करवाएगा, और काम बढ़िया करवाएगा तभी तो एफिशिएंसी निकालेगा। देयर शुड बी 1 पर्सन बिहाइंड थाउजेंड्स ऑफ रोबोट्स। ये भी तो रोबोट हैं छोटे छोटे, बस चलना नहीं जानते, बात करना नहीं जानते, वरना आपका सारा काम तो रोबोट वाला कर ही रहे हैं। तो इनको भी काम करने के लिए कौन इनपुट्स देता है? आप ही देते हो ना। हम ही तो YouTube के ऊपर फेवरेट सॉन्ग दिलजीत का ल्यूमिनिटी, दिल ल्यूमिनिटी डालकर टाइप करके उसकी वीडियोस देखते हैं, और हम ही चाहें तो नॉलेज इंस्टीट्यूट टाइप करके पुरानी रिवीजन वीडियो देख सकें। टेक्नोलॉजी का हम ही अपना कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव यूसेज करते हैं ना, बट कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और हम टेक्नोलॉजी को तो चलाएंगे ना। और सोचो अगर हम ही टेक्नोलॉजी को चलाने से डर जाएं तो कैसे आगे बढ़ेंगे? राइट नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग to understand is if you are opting for engineering, there is a vast field, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डेवलपमेंट की हो, डिजाइनिंग की हो, सब चलता है। यहां तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है, नॉट फ्रॉम एन एवरेज कॉलेज और बिलो एवरेज कॉलेज, बट फ्रॉम दी बेस्ट कॉलेज। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर सपोज किसी को लगता है नहीं सर हम इतना ज्यादा टफ चीजें तो नहीं लेकर चल सकते, हम 11th को 11th में अच्छे से पढ़ेंगे, 12th को 12th में अच्छे से पढ़ेंगे, बट वी कैन नॉट रिटेन। मुझे तो पता भी नहीं मैंने कल क्या खाया था, आप तो मेरे से कह रहे हो 2 साल का पढ़ाई याद रखने को, पता ही नहीं चलेगा। नहीं कर सकता सर मैं। हाँ मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, मेरा साइंस से बहुत अच्छा प्यार है, मैं कॉमर्स में बिल्कुल फिट नहीं बैठूंगा, मैं ह्यूमैनिटीज में बिल्कुल फिट नहीं बैठूंगा, मैं साइंस में फिट बैठूंगा, बट आई कैन नॉट टेक दिस प्रेशर। प्रेशर लो, बेस्ट आउटकम भी बेस्ट निकलेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार। अगर आपके सामने 200 साल 400 साल पुराना एक वुड का पीस फ्रॉम द प्रेशर निकाला जाए तो वो कोल है, और 2000 साल पुराना निकाला जाए तो डायमंड है। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर बीइंग पुट ओवर समथिंग एंड द टाइम इन्वेस्टेड ओवर दिस। अपने आप चीजें तो निखर कर ही निकलेंगी ना। वुड कहां कोल बनेगा और कोल कहां डायमंड बनेगा, ये तो वक्त पे मार पड़
प्रेशर पर, सब चीजों पर डिपेंडेंट है। कितना प्रेशर लेकर चलना चाहते हो, और जितना ज्यादा प्रेशर लेकर चलोगे डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रीच ऑन हाइज। कोई हो सकता है अपना पहला साल 3 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी से शुरू करे, और कोई हो सकता है एंड करे। हो सकता है ना, वो कौन डिसाइड करेगा? हम किस कंपनी में लैंड करते हैं और किस कंपनी में लैंड कर रहे हैं वो कौन डिसाइड करेगा? हम किस कॉलेज में लैंड कर रहे हैं और किस कॉलेज में लैंड कर रहे हैं वो कौन डिसाइड करेगा? हमारे 11th एंड 12th के एफर्ट्स, हमारे 11th एंड 12th की पूरी भागा दौड़ी जो कंसिस्टेंसी की वजह से आएगी। तो खैर, अगर कोई बच्चा कहता है मैंने इंजीनियरिंग ऑप्ट नहीं करनी, सर नहीं, मेरा कप ऑफ टी नहीं है। मैंने कहा कैसे कप ऑफ टी नहीं है? सर मैं चाय नहीं पीता। तो मतलब अगर बच्चा कह दे कि सर नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगी इंजीनियरिंग, मेरा वो ब्रेन ही नहीं है, लेकिन मुझे साइंस लेनी है जस्ट बिकॉज मैं कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज में बहुत सक्सीडिंग नहीं हूं, आई कैन लर्न थिंग्स थॉरोली, आई कैन गो अहेड थिंग्स इन अ वेरी क्रिस्प मैनर, बट मैं इनोवेटिव नहीं हूं। मैं घर का फ्रिज नहीं खोल देता, ऐसा नहीं करना वैसे, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। तो भैया वो हो सकता है सब फील्ड में आ जाए, या तो बायोलॉजी में आ जाए मेडिकल्स में, नहीं तो बीसीए प्लस एमसीए में आ जाए, नहीं तो सब्जेक्ट की डेप्थ के सब्जेक्ट्स में आ जाए। मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, आई वांट टू गो इन डेप्थ फॉर मैथ्स, तो बीएससी इन मैथ्स करके एक्चुरियल्स पकड़ेंगे। आई वांट टू गो इन डेप्थ फिर फिजिक्स की डेप्थ में जाएंगे, बीएससी इन फिजिक्स पढ़ेंगे, एमएससी इन फिजिक्स पढ़ेंगे, और आगे लेक्चरर की बात करेंगे। या आई वांट टू गो डीप इन केमिस्ट्री, तो पहले बीएससी फिर एमएससी फिर एमफिल, या हो सकता है मैं आपकी फार्मास्यूटिकल्स में आ जाऊं तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड लाइकवाइज, नहीं सर मैं कंप्यूटर्स फ्रेंडली हूं, मुझे समझ में आता है सर ये जो सी एप्लीकेशन बनी हुई है, इस एप्लीकेशन के पीछे उसने क्या करा है जिसकी वजह से इसको क्लिक करने पे उसको कॉल मिल जाता है, या इसको क्लिक करने से ये एप्लीकेशन से बाहर एग्जिट हो जाता है। मुझे बहुत पसंद है सर एप्लीकेशन के साथ खेलना या देखना। मुझे एंड्रॉइड समझ में आता है सर, मैं यूट्यूब की वीडियोस भी चेक कर रहा था, एंड्रॉइड पे तो ऐप बनाना बहुत आसान है और मुझे आता भी है, वेबसाइट बनाना मुझे आता है, मुझे पसंद है। मेरे स्कूल में कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूं। आई वांट टू बिकम ए हैकर, सुना होगा ना, बहुत फैसिनेटिंग वर्ड्स हैं ये। हैकर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। देयर इज अ लीगल एंटिटी कॉल्ड एथिकल हैकिंग विद एथिक्स, ठीक है ना। तो बहुत साइबर वॉर्स होती हैं। आज अगर इंडिया की किसी के साथ वॉर नहीं चल रही है, इसका यह मतलब नहीं है कि स्लीप वॉर नहीं चल रही है। इंडिया की किसी ना किसी वेबसाइट पर, किसी ना किसी डेटा पर, किसी ना किसी चीजों पर ट्रैफिकिंग हो रही होगी। हम लोग बहुत आसानी से, और यार ये वाली यूट्यूब पे वीडियो देखिए, ये वाली तो एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, हम डाल लेते हैं। उसके अंदर आता है अलाउ, अप्लाई ऑल। वो अप्लाई ऑल करने का मतलब है सबका सारा का सारा डेटा आप जा रहे हो, दे रहे हो। तो फ्री में आपके लिए ऐप क्यों बना रहे हैं? आपका डेटा लेने के लिए, आपके फोन में पड़े हुए सारे कॉन्टैक्ट्स लेने के लिए। और फिर उसके बाद यार पता नहीं एप्लीकेशन डाली थी, अब से तो फोन आने लग गए हैं, एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड, मुझे क्या चाहिए? वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपने उनको दे दिया डेटा, और अपने कंसेंट के साथ दिए, क्योंकि आपने अलाउ करा था कुकीज वगैरह के साथ, ठीक है ना। वो बिस्किट वाली कुकी नहीं, ठीक है, वो पड़ोसी की भाई नहीं कुकी, है ना, नहीं। तो वहां पर जो इन चीजों के साथ बहुत फ्रेंडली फील करता है और सीएस में इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, दे कैन गो फॉर बीसी एंड एमसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और इसकी जर्नी में 11th को 11th में जस्टिफाई करो, 12th को 12th में जस्टिफाई करो, और फिर सीयूईटी का पेपर प्रिपरेशन कर लो। इसका सिलेबस क्लास 11th एंड 12th के सिलेबस से बिल्कुल हटके है, बट मैथ्स इज कंपल्सरी। मैथ्स जिसके पास नहीं है वो भैया बीसीए एमसीए नहीं कर सकता, कंप्यूटर्स को जस्टिफाई नहीं कर सकता। आपके स्कूल वाले बहुत सारे ऑप्शंस देंगे, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, क्या ले लो बेटा? पाइथन ले लो बेटा, सीएस ले लो। बच्चा क्या सोचता, हाँ मैंने पाइथन ले ली, चलो मैं बीसीए तो कर सकता हूं, मैं कंप्यूटर्स में तो कुछ कर सकता हूं। नहीं, करियर वहीं पे खत्म है। इफ यू डू नॉट हैव मैथ्स यू कैन नॉट गो अहेड विद कंप्यूटर्स। तो ये बात को समझिएगा, बीसी एंड एमसीए इज देन अगेन फॉर पीसीएम स्टूडेंट्स।
जो बच्चा ये सोचता है कि नहीं मुझे कंप्यूटर्स में जाना है, बट मेरे किसी कजिन ने बताया भाई कॉमर्स ले ले तब भी तो कंप्यूटर्स मिलेगा और उसमें आगे चले जाइयो, गलत है। कंप्यूटर्स के लिए मैथ्स कंपलसरी है, हाँ, उसके बाद कॉमर्स विद मैथ्स है और साथ में एडिशनल कंप्यूटर ले रखा है, नहीं भी ले रखा तब भी वो जा सकता है बीसीएमसी। देन अगेन 11th एंड 12th में सीएस सीख रखा होगा, पाइथन सीख रखा होगा, तो आपका एक स्टेप बढ़ गया कहां पर, आगे की जर्नी को पाने के लिए। इसके आगे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, इसका दो तरीके से पेपर बनता है। एक तो सिर्फ सिंपल सी आपकी ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ी सी थिंकिंग एबिलिटीज को स्ट्रेंथन करने के लिए। और अगर किसी ने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ले रखा है, स्कूल में शायद मानसली के है, मानसली में नहीं, अच्छा ठीक है। आप कौन से स्कूल में हो? शेडले और रिचमोंड में। आप लोगों के स्कूल में ईजी नहीं है, तेर में नहीं है। अगरता आपका हंसराज है ना शायद? यस शायद ईजी है। नायशा आपका स्कूल कौन सा है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्था में भी है मेरे हिसाब से ईजी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तनिषा? सर जी भारती पब्लिक स्कूल। शायद आपके स्कूल में, पता नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा। देन अगेन इफ यू डू नॉट हैव इंजीनियरिंग ग्राफिक्स तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो आर्किटेक्चर। बट अगर है तो इट बिकम्स चेरी ऑन द केक, इट हेल्प्स यू, क्योंकि आप सारे के सारे डायग्राम्स, सारे के सारी लाइंस कैसे बननी है, किस तरीके से बननी है वो देख सकते हो। किसी ने कभी वो देखा है 3D व्यू कोई भी चीज का? तो 3D व्यू में ना हमें दिखाया जाता है एक टॉप व्यू, एक दिखाया जाता है लेटरल व्यू, एक साइड व्यू। तो वो सारे के सारे बनाना सिखाते हैं हर एक चीज के, और वो मोल्डिंग्स वगैरह सब कुछ सिखाते हैं। तो वहां पर आपकी ना थिंकिंग एबिलिटी टुवर्ड्स 3D स्ट्रक्चर्स, घर के अंदर कैसे बनती है चीजें, उसके लिए डेवलप हो जाती हैं। तो इट हेल्प्स इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। बट देन अगेन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग जेई मेंस, नीट और नाटा आर्ट से आता है, ये भी आपके इफेक्टिव पेपर्स हैं। तो मेरा यहां पर नॉन मेडिकल वालों के साथ, जो नॉन मेडिकल सोच रहा है, प्लीज जर्नी इज वेरी गुड, अच्छी जर्नी है, इंटरेस्टिंग जर्नी है। सिर्फ छोटे छोटे बेबी स्टेप्स को कॉन्फिडेंटली लेने की। मेरा एक चैप्टर 100% कंप्लीट, मेरा दूसरा चैप्टर 100% कंप्लीट, मेरा चौथा चैप्टर 100% कंप्लीट। तो दोबारा कभी भी पूछ लो, मेरे को आता है। हाफ हार्टेड छोड़ना नहीं, स्लो चलेंगे, टॉर्टोइज बन के चलेंगे, रैबिट नहीं बनेंगे और धोखा खाएंगे, ठीक है ना? चलिए अब इससे आगे हम मेडिकल वालों की बात करते हैं। मेडिकल की सब फील्ड्स की बात करोगे तो बहुतों को सिर्फ एमबीबीएस पता है। क्या होता है एमबीबीएस? फुल फॉर्म क्या होती है? किसी को पता है ऑनलाइन वालों? किसी को पता है? अगरता, नाइशा, तनिषा? वाह। नो सर जी। ये ऐसे होना चाहिए। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अच्छा, क्यूट सुनाई देता है ना? तो एक्चुअल में ये होना चाहिए BMBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। अगर हम बैचलर ऑफ मेडिसिन पे फेवरेबल हैं तो वी कैन नॉट डू सर्जरीज, बट अगर हम BSB हैं तो वी आर केपेबल ऑफ डूइंग सर्जरीज, ठीक है ना? तो वहां पर MBBS इज अ जर्नी टू बिकम अ डॉक्टर। आप में से कौन कौन है जो डॉक्टर बनना चाहता है? आप हाँ, बताऊंगा अभी तो डिटेल में जब आगे चलते हो तो। अगरता, नाइशा, तनिषा? अगरता, नाइशा और तनिषा, आप लोग इंजीनियरिंग? माइक्स अनम्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर जी। डॉक्टर अगर ठीक है, तो अगरता से पहले पूछ लेता हूं, अगरता डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो?
हाँ सर जी, फैंटेसी है, मतलब मन। मन है डॉक्टर बनने का, चलो आज डॉक्टर बनेंगे हम, है ना? नहीं प्लीज, मैं किसी की टांग नहीं खींच रहा हूँ, बट मेरा रीजन है कुछ जानने का, क्योंकि आपको किसी जगह पे पहुंचाने का। हाँ जी, जान ली। मन है, मन से कैसे बनते हैं हम लोग? रिस्पेक्ट के लिए। रिस्पेक्ट तो सबकी होती है, हाँ टीचरों की नहीं होती, है ना? रिस्पेक्ट मिलती है, पक्का। कौन सा डॉक्टर है जो फ्री में इलाज कर रहा होता है रिस्पेक्ट के लिए? और कौन सा डॉक्टर है जो फ्री में इलाज कर रहा होता है और आप उनके पास जाते हो? आप तो सैलरी पे आ गए सीधा, वो तो मन पे बात चल रही थी, यहाँ रिस्पेक्ट पे बात चल रही थी। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों में से कौन सा ऐसा बच्चा है जो डॉक्टर फ्री में इलाज कर रहा है क्योंकि वो रिस्पेक्ट अर्न करना चाहता है, उसके पास जाते हो? क्यों? उसके लिए जरूरी ना, आपके लिए थोड़ी है। आपकी तो पॉकेट से जा रहे हैं, आ थोड़ी रहे हैं। यहाँ ऐसा है कि डॉक्टर के पास जाते हो, उसने लिखा हुआ है 100 रुपीज 1000 रुपीज कंसल्टेशन चार्जेस, और आप जाते हो, वो आपको कहता है हाँ बेटा मेडिसिन ले ली, ले 1000 रुपए, तो मेरे पास आया था। ऐसा होता है? फिर उनके लिए जरूरी है, तो फिर फ्री वाला रिस्पेक्ट क्यों लेने निकला हुआ है? कौन ऐसा जो सिर्फ मनी सोचता है? क्योंकि मेरे पास ऐसे भी बच्चे थे जो मनी सोचता है कि भाई डॉक्टर बनना चाहता तो ये पैसे के लिए जा रहा है। कितना पैसा कमाने का सोचते हो हिताक्षी? लाइफ में कितना पैसा कमाना है, चलो ये बताओ। सर ऐसा कोई goal नहीं है, but इतना कमाना है कि स्क्वायर है? नहीं, like ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं सोचा हुआ, बट लाइक इतना कमाना है कि मुझे सेकंड थॉट्स ना लेने पड़े कुछ भी खरीदने से पहले। इंडिपेंडेंट होना ना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ठीक है, कितना फिर भी? स्टार्टिंग अराउंड How can you analyze that 3 or 4 lakh rupees is sufficient for you today? आप क्या करोगे? चलो चलो, 3 लाख रुपए का मैंने महीने का आपको अगले अगले दिन से पैसे देना शुरू करा, आप 3 लाख का करोगे क्या, ये बताओ? क्या? क्यों अलग से लेना पड़ेगा? मम्मी पापा नहीं रखेंगे तेरे को? कितना लगता है ये सब कुछ अभी जब पापा मम्मी के साथ रह रहे होते? कभी पूछा है? एंटरटेनमेंट चार्जेस, हाँ बताओ ना, कभी निकाला है ऐसा कुछ? आप इतना कुछ सोचते हो कि हाँ अगर मेरे पास 3 लाख रुपए होंगे तो मुझे मम्मी पापा निकाल देंगे, और मुझे रेंट पे घर लेना पड़ेगा, मुझे ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, मुझे खाना पीना खाने के लिए ग्रोसरीज लेनी पड़ेंगी, मुझे घर के अंदर क्लीनलीनेस रखने के लिए कुछ रखना पड़ेगा, मुझे अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ चीजें, चाहे वो जियो लगाना हो, चाहे अजियो लगाना हो, चाहे आप लोगों ने मूवीज देखने जाना हो, घूमने जाना हो, एडवेंचर करने जाना हो, वीकेंड्स पे जाना हो, वगैरह 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 का सब कुछ आपको पता है। कि कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हो कि व्हाट एग्जैक्टली वी पीपल आर अर्निंग एंड व्हाट एग्जैक्टली वी पीपल आर एक्सपेंसिंग? नॉट इन अ नेगेटिव वे प्लीज, मैं यहां पर कोई भी ऐसे नेगेटिव डिस्कशन नहीं कर रहा हूं जो कि मतलब टॉन्ट में रहे चीजें। आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो और आप लोग वो फैमिली में डिस्कशन वाइसली कर सकते हो तभी करना, वरना नहीं करना, और करने की जरूरत भी नहीं है। मतलब अगर आप लोग वाइसली पेरेंट्स के साथ बैठ के, मम्मी पापा मुझे लगता है कि शायद हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेंस करते हैं, या हम लोग डिस्कस करें तो शायद हो सकता है कि हम लोग बेटर तरीके से एनालाइज कर पाए, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी मांग देती हूँ, मैं कभी भी कुछ भी बोल देती हूँ, शायद मैं उसको कट डाउन करूं। आई शुड अंडरस्टैंड थिंग्स। और हो सकता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मेंटेन करके चल रहे हो, तो मैं भी थोड़ा सा ईज ऑफ लेकर आगे बढ़ सकूं। दिस कैन बी अ डिस्कशन, नॉट टुडे, बट पॉसिबली दिस कैन बी अ डिस्कशन आफ्टर योर 12th, जब आप आगे चलकर और थोड़े से मेच्योर हो जाओगे, क्योंकि अभी आप मेच्योर नहीं हो। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पेरेंट्स आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकते। आप आज ये बात कर रहे हो, आप आज अपने 3 लाख रुपए को जस्टिफाई करने के लिए सब कुछ कर रहे हो, मैनेजमेंट को कहते हैं इसको। आप अपनी स्टडीज को ऐसा मैनेज करते हो? ये थोड़ा और बहुत का सम क्यों नहीं होता जो कि पूरा हो जाए? तो फिर देखो, सबको पता है कि मैं कुएं में देख रहा हूं और मैं गिर जाऊंगा, फिर भी ट्राई करता हूं गिरने का, और कभी बार तो गिरकर बाहर निकलने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना? खैर वापस आ जाते हैं, मैं इस पे वापस आ जाऊं। तो फॉर मी एमबीबीएस
बहुत सारे मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकते हैं। सबसे पहला इज प्रेस्टीज, जिसको आप रिस्पेक्ट का नाम भी दे रहे थे। दूसरा इज अर्निंग मनी, डेफिनेटली। तीसरा, अ नोबल प्रोफेशन विद अ स्टार। स्टार क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि बहुत जगहों पे नोबल नहीं रहता है। चौथा, आपने जो जर्नी अडेप्ट करी है ना, पढ़ने की, एफर्ट देने की, मेहनत की, समझने की, उसमें आप सेल्फलेस हो गए हो। सेल्फलेस कैसे हो गए हो? यू पीपल आर सिटिंग, सामने फ्रेंड बहुत इंजॉय करते हुए घूमते हुए जा रहा है, आपको हाई करते हुए जा रहा है, भाई तू कहां जा रहा है? यार मैं तो मूवी देखने जा रहा हूं। एंड यू आर सिटिंग ऑन योर बालकनी डूइंग क्वेश्चंस। आपको वो हिट करेगा, यार मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। बट आपके मन में इतना बड़ा क्वेश्चन होगा, जब मुझे अचीवमेंट मिलेगी तो कितना कुछ होगा। जा, ठीक है ना? छोटा भाई बहन कहेगा मम्मी मुझे घूमने जाना है, मुझे मूवी देखने जाना है। आप कहोगे यार इसकी मूवी के अंदर, 3 घंटे की मूवी के अंदर, ठीक है शायद हो सकता है कभी कभार जरूरत भी पड़े बहुत ज्यादा, लेकिन आपको खुद पता है यार इस 3 घंटे की मूवी के कंपैरिजन में 50 क्वेश्चन कर लूंगा, मेरे लिए 50 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको अचीव कर लेता हूं। देन अगेन आप उसको कहोगे जा। वो मैगी की लड़ाई, वो चिप्स की लड़ाई, वो बिस्किट्स की लड़ाई, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा यार लड़ने से बेटर है कोई बात नहीं, तू ले ले यार, मेरे 10 मिनट बचा दे, मैं पढ़ लेता हूं। वहां ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ रहे हैं लाइफ से, बट हम अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन कर चुके हैं, हम अपने आप को मैनेज कर चुके हैं। और मैनेज किस चीज के लिए कर रहे हैं? किसी चीज को, गोल को अचीव करने के लिए। यू हैव गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव समथिंग, एंड वंस यू अचीव इट। 2024 का T20 का वर्ल्ड कप जब हमने जीता था तो वी वर प्राउड, ठीक है ना? जरा 1 साल पीछे जाओ, 2023 का वर्ल्ड कप जब हम लोग हारे थे फाइनल्स के अंदर, तो हम क्या कर रहे थे? अरे इनको खेलना नहीं आता, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं। और वही सेम टीम जब जीतती है तो हम कहते हैं हाँ यार ये हमारी बेस्ट टीम है। उनके लिए कितना टफ है वहां पर खड़े होकर। नोबडी इज देयर टू स्टैंड एंड लूज। सामने वाला बेटर खेला, बस आप बुरा नहीं खेले। सेम गोज विद यू पीपल। वंस यू स्टार्ट अडेप्टिंग द पॉइंट्स कि आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, और वो ऐसा अचीव करना है कि उसकी अचीवमेंट के बाद सब कुछ छोटा लगने लगे, तो भैया एमबीबीएस की कहानी पे शुरू होना। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई के अंदर गिव अप स्टार्ट हो जाएंगे द मोमेंट आपकी पढ़ाई शुरू होती। यू नीड टू चेंज ऑल दोस थिंग्स, जो डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए नहीं कि आप जिंदगी से अलग हट रहे हो, आप संन्यास ले रहे हो, बट इसलिए कि आपके पास लार्जर पिक्चर पर एक बड़ा वाला फ्रेम लगा हुआ है, जिसके अंदर आपकी फोटो है व्हाइट कोट के साथ। क्योंकि जो बंदा दिल से जीता है ना, 80% अचीवमेंट के बाद वो 20% मिस टाइम होने की वजह से जब वो छूट जाता है, रिग्रेट बन जाता है, और ऐसा स्टैंप लग जाता है कि नहीं यार हमें कुछ और ऑल्टरनेटिव ढूंढना है, वो भैया ठीक तरीके से ना डॉक्टर के पास विजिट भी नहीं कर पाता। क्योंकि कहीं गलती से आगे यंग डॉक्टर मिला और हमारे जैसा दिखने वाला मिला, तो फीलिंग आएगी यार हम भी हो सकते थे। वो 20% चीजों की वजह से हम रह गए। किस वजह से रह गए? किस ट्रॉमा में रह गए? किस लाइफ साइकिल को चेंज करना था उसकी वजह से रह गए? कौन सी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना था उसकी वजह से रह गए? क्या इनएफिशिएंसी रही उस वजह से रह गए? हम वहां नहीं पहुंच पाए। तो वहां पहुंचने का भी टारगेट, पहले तो जर्नी इंपॉर्टेंट है, और वो जर्नी जब आप अचीव करोगे तो जर्नी जो सिखाएगी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। क्योंकि उस जर्नी को जब आप देखते हो, जब आप एनालाइज करते हो, जब आप ऑब्जर्व करते हो, तो वो 2 साल की जर्नी आपको इतना टफ बना देती है कि आपको सेल्फलेस होना पड़ेगा। हिताक्षी का फोन आया जानवी को कि यार मेरे को तो दिक्कत हो गई है, मेरे को परेशानी हो गई, मेरे को ना लर्न नहीं हो रही चीजें, मैं बहुत एंशियस फील कर रही हूँ। सॉरी मैं ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा हूं, मैं बहुत एंशियस फील कर रही हूँ। और जानवी निकल पड़ी, हाँ बेटा मैं तेरे साथ हूं, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे से बात कर रही हूँ, फोन पे बात कर रही हूँ, हम कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। और जानवी ने भी अपने 2 घंटे खराब करे, उसको कह रही चल यार मेरे को नींद आ रही है, मैं ओके हो गई हूँ, बरन लेता हूँ। जानवी खुद से पूछेगी भाई ये क्या हुआ है? और अगले दिन जानवी फोन करती है, यार मुझसे लर्न नहीं हो रहा, यार मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो फोन रख दे।
कैसा होगा? आप, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अपनी फ्रेंडशिप्स भूल जाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अपने फैमिली सर्कल को भूल जाओ, गेट टुगेदर्स भूल जाओ, आउटिंग्स भूल जाओ, घूमना फिरना भूल जाओ, खेलना भूल जाओ, खाना भूल जाओ, सब करना है, लेकिन मैनेज्ड तरीके से। देन अगेन वो मैनेज्ड तरीका कंसिस्टेंसी भी लेकर आएगा। ये मैनेज्ड तरीका, मैं जेई मेंस वालों से बात नहीं कर रहा था, हालांकि उनकी लाइफ ज्यादा टफ है। आपके पास सुकून भरे 26 महीने हैं, उनके पास 18 महीने हैं। जर्नी दोनों की सेम है। उनको भी 11th एंड 12th पढ़नी थी, आपको भी 11th एंड 12th पढ़नी है। लेकिन जहां अच्छे कॉलेज में पहुंचने के लिए उनको स्कोर करना था 200 ऑन 300, यानी तकरीबन 70%, 67 बनता है, मैंने 70 लिख दिया। एक अच्छे कॉलेज में अच्छे ठीक ठाक पैकेज पे पहुंचने के लिए, इससे ऊपर तो और भी अच्छी जिंदगी है, लेकिन इतना तो पहुंचना है आपको, ये पहुंचना है। निकाल सकते हो एवरेज? %80। इसके 1% भी, 5 मार्क भी कम आए तो समझ लेना अपना करियर खत्म, अपनी लाइफ खत्म। क्यों खत्म? ऐसा नहीं है कि कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा। जैसे जैसे मार्क्स नीचे आते रहेंगे वैसे वैसे एमबीबीएस हटेगा, एमबीबीएस हटेगा, बीडीएस आ जाएगा। बीडीएस क्या होता है भी लिख के बताता हूं। बीडीएस हटेगा, बीएमएस आ जाएगा, वो बीएएमएस आ जाएगा, बीएमएस हटेगा, बीएचएमएस आ जाएगा। वो सारे के सारे एक लेवल एक लेवल एक लेवल एक लेवल नीचे आते चले जाएंगे विद गोइंग मार्क्स। प्लस एक और चैलेंज आता है, 600 से 720 तो लिखा गया, लेकिन 720 में मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। शायद इसकी फीस पूरे 6 साल की, आपके सारे एक्सपेंस मिला लो तो 2 लाख रुपए। जहां आए 700 मार्क्स, गवर्नमेंट कॉलेज लेवल कम, शायद फीस हो जाएगी या सारे खर्चे वगैरह मिला दूं तो 4 लाख रुपए 6 साल के। 670 या 675 खर्चे हो गए 10 लाख रुपए। फिर आए 650 प्राइवेट कॉलेज 12 लाख रुपए, 600 और प्राइवेट कॉलेज 20 लाख रुपए, डिवाइडेड विद 6। पॉसिबली किसी के स्कूल अगर वगैरह, तभी मैं बोल रहा था पेरेंट्स से जब आप बात करते हो तो पेरेंट्स आपको कहते हैं कि यार आपका ना मंथली एक्सपेंस, चाहे आपके ट्यूशंस लगा लें, चाहे आपकी कोचिंग लगा लें, चाहे आपका घूमना फिरना लगा लें, चाहे आपका स्कूल लगा लें, दैट एक्सपेंस इज नियर अबाउट 15,000 रुपीज। तो 15 into 12, 1.8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6, तकरीबन 10 लाख रुपए। तो दे आर डूइंग दिस थिंग, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे, बट ये 10 जब 20 हो जाएगा तो दिक्कत होगी, और 20 जब 25 हो जाएगा तो और दिक्कत होगी, और कहीं ना कहीं आपकी जो उनसी वो डिग्निटी मेंटेन होनी है ना, वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। कॉलेज कम, अपॉर्चुनिटीज कम, फिर चीजें। वो ये सोचकर बैठा है ना कि हर एक डॉक्टर अपनी खुद की प्रैक्टिस करता है और बहुत बढ़िया बन जाता है, तो ये जरूरी नहीं है। आपका इनिशियल केसेस, जहां पर आपकी जॉब्स लगती हैं, जहां पर आप जाते हो, जिस तरीके से आप बनते हो, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, डेफिनेटली दे अर्न हाई। उनका किसी कॉलेज में भी लगेगा तो 80 से 1 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए मंथ के, लेकिन है ऐसा स्टार्टिंग पे। तो यहां पर आपकी जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट है इसको टारगेट करना। और आज मैंने 600 प्लस लिखा है तो समझ लेना 630 ही मानकर चलना। और 630 का मतलब कितना परसेंट? 85%। यू नीड टू स्कोर 85%। किसमें? नीट के अंदर। और नीट में कैसे स्कोर होगा? सिलेबस क्या है? 11 प्लस 12। तो 11 प्लस 12 की जर्नी में कंसिस्टेंसी भी बहुत मैटर करेगी, ठीक है ना। अब कंसिस्टेंसी आपको चाहिए 26 महीने में। क्यों 26 महीने में चाहिए? क्योंकि आपका पेपर होगा मई, आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो आपको कहीं ना कहीं अप्रैल भी फालतू मिल गया और मई का एक 7 दिन भी फालतू मिल गए, तो 25 से 26 महीने हो जाते हैं। और
इसमें एक और बेनिफिट है, इसका लेवल जेई मेन से 1% नीचे। अब पीसीबी सेम जर्नी में बीएससी कर सकता है, सेम जर्नी में बाकी चीजें कर सकता है, बट अगर मैं मेडिकल्स के थ्रू ही बात करूं, जो सी मैं मेडिकल लाइन में बोलता हूं, तो सबसे पहले आता है आपका एमबीबीएस, फिर आता है आपका बीडीएस, फिर आपका आता है बीएएमएस, फिर आता है बीएचएमएस, फिर आता है आपका बीपीटी, फिर आता है आपका आगे चलकर पैरामेडिकल्स। हाँ जी, बीपीटी थ्योरम, हाँ सही हो, A by B equals to C by D in a triangle cut into half by a parallel line, है ना, सही बात है। शुक्र है इसमें नहीं बोला मैंने पीपीडी लिखा होता तो पंडित बद्री प्रसाद लिखते थे तुम, है ना, हर हर बोले सोना चांदी तोले। चलो वापस आओ, एमबीबीएस सबको पता चला, बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदा, एच होम्योपैथी, बीपीटी फिजियोथेरेपी। उसके बाद पैरामेडिकल्स, यानी वो सब एसोसिएटेड चीजें, चाहे वो नर्सिंग हो जाए, चाहे ऑप्टोमेट्री हो जाए, यानी ऐसे लोग जो आईज टेस्ट करते हैं, या आपके लैब टेक्नीशियंस हो जाएं, या लैब के अंदर जो रिपोर्ट्स बनती हैं रेडियोलॉजी की, उनके देखने वाले, ऑब्जर्व करने वाले बन जाएं, वो सब आता है। एंड देन अगेन इट इज द जर्नी। अगर आप मार्क्स की रेस में नीचे आते चले जाओगे तो आप किसी के बेस्ट बनते चले जाओगे, समझ रहे हो ना, स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट मार्क्स, टॉप मार्क्स कम हुए, लोएस्ट पे आए या इसके हाईएस्ट पे आ गए, फिर मार्क्स कम हुए या तो इसके लोएस्ट पे आए या तो इसके हाईएस्ट पे आ गए। तो रेंज के हिसाब से है, यानी अगर मैं सपोज बोल दूं 650 से लेकर 750, तो यहां पर एमबीबीएस हाई, एमबीबीएस लो, और इसी तरह से बीडीएस हाई, और फिर 600 क्या हो जाएगा, बीडीएस लो हो जाएगा। तो इस तरीके की जर्नी बनती है। और इतना बता दूं, अगर आपने ये 6 साल के अंदर, पहले तो ये 2 साल के अंदर अपनी कोई सीट इनकर कर ली और 6 साल वहां पर मेहनत कर ली, जेन्युइनली स्पीकिंग आपको पैसे से प्यार नहीं होगा। पैसे से प्यार, सॉरी टू से, उसको होता है जो पैसे से सीट लेता है। जो मेहनत से सीट लेता है ना, उसको जेन्युइनली पैसे से प्यार नहीं होता। सोने की रोटी थोड़ी खाओगे, या चमनप्राश में वो जो सोना चांदी वाला आता है उसकी जगह पे एक्स्ट्रा डलवा कर खाओगे, नहीं खाने वाले। तो खाना तो वही नॉर्मल रोटी है ना, सिर्फ ढूंढने की क्या कोशिश करोगे, टाइम मिल जाए यार। गॉड फॉरबिड अगर कोविड जैसा टाइम आ जाए तो आप लोग तो सेल्फलेस खड़े होगे ना। फिर जब वो पूरी फ्रेटर्निटी को खड़ा करके बोलते हैं ना, हाँ दिस हैज डन समथिंग फॉर द नेशन, वो प्राइड ना हर एक के खून में आती है। वो हर एक कहता है मेरे किसी फैमिली मेंबर की जान किसी डॉक्टर ने बचाई, बेटा मेरे सामने कोई भी डॉक्टर होगा ना, मैं सबको रिस्पेक्ट दूंगा, और मेरी किसी फैमिली मेंबर की जान किसी डॉक्टर की वजह से चली गई तो भी उंगली उठाऊंगा, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करूंगा कि सच में उसकी गलती थी, मेरा हाथ ही नहीं था उस पर, ठीक है ना। तो वहां पर वो चीजें बहुत मैटर करती हैं, ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करती है चीजों को एग्जीक्यूट करते वक्त। इसलिए इफ यू आर चूजिंग फॉर मेडिकल्स, मेक श्योर कि आपकी आइडियोलॉजी में एक तो सेल्फलेसनेस आ जानी चाहिए, कि आप हटा दो सेल्फिशनेस, मुझे वीडियो देखनी है, मुझे ये देखना है, मुझे डांस करना है, मुझे गाने गाने हैं, मुझे ये चीज करनी है, वो धीरे धीरे हटेंगी। ऐसा नहीं एक दिन में हटा दी भाई, मम्मी कहेंगे क्या हो गया, सन्यासी बन गई, कौन सी काउंसलिंग लेकर आई है ये, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम लोग, बट धीरे धीरे हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी है, हमें वहां पर आंखें बंद करके साइकिल नहीं चलानी है, ठीक है ना। दूसरी चीज जो हमारा अचीव होने वाला गोल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी रियली वांट टू अचीव इट। जब आप 11th में एंटर करोगे
और जो बच्चा इंजीनियरिंग ऑप्ट करता है या जो बच्चा मेडिकल ऑप्ट करता है, मैं उनको अक्सर ना एक छोटा सा फ्रेम देता हूं। उस फ्रेम पे ना सिर्फ वर्ड लिखा होता है, वेयर आई वॉन्ट टू लैंड। उसके नीचे मेडिकल वाले का मेडिकल, इंजीनियरिंग वाले का इंजीनियरिंग। और सिर्फ वो उतना काफी होना चाहिए आपके खराब दिन को गायब करने का, आपके अच्छे दिन को गायब करने का। क्योंकि खराब दिन दिल पे नहीं चढ़ जाना चाहिए और अच्छा दिन दिमाग पे नहीं चढ़ जाना चाहिए। खराब दिन था, बीत गया, कितना भी खराब क्यों ना हो, फिर भी आप अगले दिन के लिए खड़े हो। स्टार्ट प्रिपेयरिंग। सिर्फ 24 घंटे खराब करे ना, 1 घंटा यहां पर पढ़ाई का बढ़ा देना। सपोज आपका टारगेट है 10 घंटे पढ़ने का, तो 10 घंटे खराब करे। आज बैठे हो पढ़ने के लिए 10 घंटे, तो 10.5 घंटे पढ़ लेना, तो मात्र 20 दिन में वो एक दिन कवर हो जाएगा ना। और ये रेस कितनी है, सिर्फ 730 दिन की तो है। 365 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 730 दिन आप सेल्फलेस हो गए, आप फोकस्ड हो गए, आप राइटफुल हो गए कि हां मुझे कुछ अचीव करना है। सच में बहुत कुछ मिलेगा। तो साइंस में मेडिकल वाले, ये आपकी फील्ड्स हैं। एवरीथिंग गोज फ्रॉम नीट। सिर्फ ये जो पैरामेडिकल है ये नीट के थ्रू भी जाता है और इनका स्पेशल एग्जाम भी होता है। अब तो एम्स एग्जाम लेता है जो कि बीएससी देता है, चाहे वो ऑप्टोमेट्री हो, रेडियोलॉजी हो, उन सब के अंदर। इसमें आपका सिलेबस 12th का आता है सिर्फ, और बाकी सब में सिलेबस आता है 11th प्लस 12th का। हाँ, अगर आप कहते हो सर मैंने मेडिकल करनी है लेकिन मुझे भाई नीट नहीं चाहिए, आई एम ऑलरेडी वेरी नीट एंड क्लीन, तो नीट ना चाहिए होने का मतलब हो गया कि आप लोग बीएससी को फेवर करने जा रहे हो। तो 11th को अच्छे से 11th में पढ़िएगा, 12th को अच्छे से 12th में पढ़िएगा, और फिर सीयूईटी का एग्जाम दीजिएगा सिलेबस वाइज, और बीएससी में लैंड करोगे, उसके बाद एमएससी में लैंड करोगे, लेक्चररशिप पे जाओगे, जैसे भी जाना चाहते हो उसमें जा सकते हो। तो आपके लिए ये जर्नी है। और फिर दोबारा से एटलीस्ट यू नीड टू स्कोर 75% इन योर सीबीएसई। इसको जस्टिफाई करोगे तभी आगे जाओगे, वरना नहीं जाओगे। हाँ, 99% भी ले आए सीबीएसई में और कोई एंट्रेंस क्लियर नहीं करा, आपकी विंडो पढ़ाई की खत्म। 75 बिलो लेकर आए तो भी बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो 75 से ऊपर कितने भी लेकर आते हो 12th क्लास में, 11th में तो चाहिए, ठीक है ना, फोटो भी चाहिए हमें, सबके साथ ये अप्लाई होता है। लेकिन उसके साथ साथ 12th की बात कर रहे हैं, तो अगर आप किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन को सोचते हो तो एटलीस्ट 75 तो मिनिमम है। और भैया जो बच्चा 85 नीट में लाने की सोच रहा है, वो क्या 75 पे जस्टिफाई करेगा अपनी 11th एंड 12th को? नहीं करेगा। जो बच्चा जेई मेंस में जेई एडवांस का सपना देखता है, कैसे सपना पूरा होता है, जेई मेंस के अंदर टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स में अगर वो आता है तभी वो जेई एडवांस का पेपर दे सकता है, और 14 लाख बच्चा देता है पेपर। तो 2.5 लाख बच्चे में अगर आप आने की सोचते हो तो टेक्निकली आप उस सेगमेंट में हो जो 90 प्लस वाला है, ठीक है ना। तो उस जर्नी को उस तरीके से अडेप्ट करना है। तो द काउंसलिंग इज बेसिकली यू शुड नो व्हाट योर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आर, हाउ यू नीड टू एक्सेल दोज एग्जाम्स, एंड सिंस यू आर ऑप्टिंग, अगर आप पीसीएमबी ले रहे हो तो आइडेंटिफाई मैथ्स और बायोलॉजी में कौन बेस्ट है, उसको पकड़ो और दूसरे को एडिशनल रखो। इफ यू आर टेकिंग ओनली पीसीबी और ओनली पीसीएम, तो ये समझकर चलना कि आप थोड़ा सा अपने फ्यूचर को नैरो लाइन कर रहे हो, और क्योंकि आप उसको नैरो लाइन कर रहे हो, उसकी अप्रोच को उस तरीके से आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ठीक है। तो यहां तक चीजों को रखते हैं। अब जितनों ने भी बेटा अभी तक काउंसलिंग ली है, मेरे साथ बैठे हो, बात करी है, आप लोग पेरेंट्स के साथ, खुद पेरेंट्स और मैं, 1-on-1 मेरे साथ काउंसलिंग आप ले सकते हो, और आगे आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि मैंने बोला था मैं यहाँ पे स्ट्रीम काउंसलिंग की बात कर रहा हूं, आगे क्या आपको करना है, कितना मेहनत करना है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। आप मानकर चलते हो सर हाँ मैंने पक्का इंजीनियरिंग करनी है, आगे क्या होगा उसकी बात भी हम कर सकते हैं। कैसे इंजीनियरिंग करें, कैसे प्रिपरेशन करें, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूं, एज एन इंस्टीट्यूट कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, वो सारी की सारी डिस्कशन 1-on-1 रखते हैं विद पेरेंट्स, चाहे मेरे नंबर पर, चाहे दिया मैम के नंबर पर। जिस नंबर से आपको जूम का लिंक आया है वो मेरा नंबर है, चाहे मेरे नंबर पर, चाहे दिया मैम के नंबर पर, आप एक बार बात कर लो व्हाट्सएप पे या कॉल पर,
कि हमारे पास क्या टाइमिंग रहेगा जिसके अंदर हम पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल टाइम पे आ सकते हैं डिस्कशन करने के लिए। और जेन्युइनली स्पीकिंग 11th में जाकर पढ़ेंगे वाली आइडियोलॉजी से बाहर निकलकर 10th के लिए पढ़ना शुरू कर दो, 2 घंटे, मतलब 2 महीने सॉरी, और हर रोज, ताकि 11th के अंदर आपकी आदत बन जाए पढ़ाई की। ठीक है, फिर चाहे वो 2 घंटे हो, 1.5 घंटे हो, 4 घंटे हो, बट इस थॉट प्रोसेस के साथ रखिए द रेशियो शुड बी 3:1। आप पढ़ो 45 मिनट, कोई मना नहीं कर रहा, मैं भी कहता हूं 45 मिनट पढ़ो, लेकिन 100% फोकस के साथ, एंड देन यू आर गोइंग टू अर्न 15 मिनट्स ऑफ रिलैक्स। वो 15 मिनट आंखें बंद करके, अच्छा ये भी मत करना, कुछ की आदत पड़ चुकी है शायद, सर हम मैथ्स कर रहे थे, लिरिक्स लगा लिए कान में, बंद करो, कट करो, पता चले मैथ्स का फॉर्मूला बीपीटी लिखते लिखते कुछ और चला जाए, या कोई और फॉर्मूला लिखते लिखते वहां पे पोएट कहे हम कभी मिलेंगे, फिर गाना चल जाए कदे फिर मिलेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं खेलो प्लीज, लिरिक्स वगैरह कट डाउन करो और मेंटल रिलीफ, मेंटल ईज पे आओ। स्टॉप आर्ग्यूइंग विद योर पेरेंट्स ऑन एनीथिंग। वो आपका भला चाहते हैं, कोई गलत नहीं चाहते हैं। तो वहां पर अगर कोई भी ऐसी चीज है जहां पर ऐसा लगता है कि ये पॉइंट पे आर्ग्यू हो सकता है, तो स्टॉप एंड कट इट आउट। उसका रीजन है कि वो तो परेशान होंगे ही होंगे, उनका परेशान होना हमें नहीं करना चाहिए पहले तो, बट वो परेशान होंगे तो पैरेलली हम भी परेशान होंगे और हम फोकस नहीं लगा पाएंगे। तो फोकस लगने का मतलब है माइंड सप्रेस्ड, शैलो करो माइंड को, बहुत कुछ मत भरो। कबर्ड होता है ना, खोलो तो सारा सामान नीचे गिर जाए, ऐसा दिमाग नहीं बनाओ। कम कपड़े रख दो, कम टॉपिक्स, सिर्फ मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, बस। उसके अलावा पड़ोसी कहाँ है, किसने गाड़ी गलत पार्क करी है, किसने शीशे पे स्क्रैच मार दिया, किसके साथ लड़ाई हो गई, कौन सा फ्रेंड पेंसिल ले गया, कौन सा फ्रेंड पेन ले गया, किसने कौन सा टेस्ट नहीं दिया, किसने कौन सा असाइनमेंट नहीं करा, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कट डाउन। राइट नाउ द ओनली फोकस शुड बी कीपिंग योर माइंड लाइट, योर बॉडी हेल्दी, your mind focused, your energy full in terms of studying, and whatsoever you write or whatsoever you do, write it। लिख लिख के प्रैक्टिस करो, कुछ भी कर रहे हो, कैसा भी कर रहे हो, कितना भी कर रहे हो, देखना लिखा हुआ बहुत ज्यादा आगे जाएगा। ठीक है, तो यहां तक सेशन रखते हैं। कहीं पर कोई डिस्कशन करनी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी ड्राइंग बट हैप्पी लर्निंग। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं अगरता, नाइशा, तनिषा, आप लोगों के, तो हम लोग ले सकते हैं। हालांकि कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप 1-on-1 पे मेरे साथ रह सकते हो, उस टाइम पे पेरेंट्स भी साथ में होंगे, तो चीजें पता चलेंगी और मोर ओवर बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको जज करेंगे, हम लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे या आपके सामने आपकी कोई इमेज डेवलप कर लेंगे। हमें सिर्फ इतना पता चलेगा कि एग्जैक्टली वेयर डू यू स्टैंड, कि भाई आप जो प्रेशर लेना चाह रहे हो उस प्रेशर के अंदर आप कांपोगे तो नहीं। होता है ना, बिल्डिंग बन रही होती है और 10 पिलर लगाए जाते हैं और फिर फर्स्ट फ्लोर डालते हैं और नीचे आ जाती है। वो भैया कहता है यार इसमें 20 पिलर लगने चाहिए थे। तो वहीं पर आपकी जो सी लाइफ के अंदर कोई भी जर्नी चल रही है, आप जो 11th क्लास में लेना चाह रहे हो एज अ सब्जेक्ट, वो कैसे लेना है, कौन सा लेना है, किस तरीके से लेना है, आप करेंटली क्या सिचुएशंस में हो, क्या सिनारियोज हैं, आपका पढ़ने की हैबिट्स क्या हैं, आपकी गुड्स एंड बैड्स क्या हैं, उसको भी तो साथ में रखना जरूरी है। और हमेशा ना हमें हम अच्छे लगते हैं, सामने वाला बताएगा सर कितना वाहियात था आपका काउंसलिंग सेशन, ठीक है ना। तो सामने वाला बताएगा कि आपका पढ़ने का पैटर्न क्या है, आपका लाइफ को जीने का पैटर्न क्या है, उसके लिए ये कहां तक जस्टिफाई होता है या आप कितना जस्टिफाई करोगे, वो सिंक्रोनाइज 1-on-1 सेशन पे रहेगा विद योर पेरेंट्स, विद यू एंड मी। ठीक है, चलिए।